बाबा रामदेव नाम तो सुना ही होगा। कार्यक्रम होते हैं तो कुछ लोग बोलते थे बाबा जी हमने योग किया, आपकी कृपा से हमको बच्चा हो गया। मैंने कहा इसका सुधार करो, मेरी कृपा नहीं है कुछ भी। मैं तो भगवान का बेटा हूँ, ये सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, ये सारा देश मेरा है, मैं भारत माता का बेटा हूँ। और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई वो किसी का नहीं हो सकता। इसमें लाखों बाल है, सब हाथ से लगाए। ये देखो, ये सोने जैसा चमकने लगे, देखो आप लोग। पतंजलि का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, वो है बाबा रामदेव की। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बाबा रामदेव ही पतंजलि के असली मालिक हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। आज से लगभग 5000 साल पहले दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा आयुर्वेद की शुरुआत हो चुकी थी। बट इस पतंजलि का फेमस चेहरा बाबा रामदेव की कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर साल 1965 हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव से, जहां राम निवास यादव और गुलाबो देवी नाम से व्यक्ति रहते थे। इनके घर इसी दिन एक बच्चे का जन्म होता है। राम निवास यादव इस बात से अनजान थे कि इनका ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर हजारों लोगों को योगा सिखाकर हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाला है। इस लड़के का नाम रखा गया रामकृष्ण यादव, जो आज पूरी दुनिया इनको बाबा रामदेव के नाम से जानती है। मैं तो भगवान का बेटा हूँ, ये सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, ये सारा देश मेरा है, मैं भारत माता का बेटा हूँ। और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई वो किसी का नहीं हो सकता। इसमें लाखों बाल है, सब हाथ से लगाए। ये देखो, ये सोने जैसा चमकने लगे, देखो आप लोग। ये काला धन अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम है? अब राम जी से ये प्रश्न पूछना होगा, रामदेव का इससे क्या लेने देने? बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा गर्लफ्रेंड होती क्या है? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। गो का मूत पियोगे, नहीं तो अपना पी ले। जब बाबा रामदेव 8 साल के होते हैं तभी इनके बॉडी पर होता है पैरालिसिस अटैक, जिसके कारण इनकी बाईं साइड वाली आंख पर ज्यादा असर पड़ता है और दिखना कम हो जाता है। इनके परिवार की आर्थिक हालात उतनी सही नहीं थी जिससे कि बाबा रामदेव का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सके। पैरालिसिस के अटैक के बाद बाबा रामदेव बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने किताबों से दोस्ती कर ली। एक दिन उनके हाथ योग की किताब लगती है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था कि योग करने से मन और तन पर कंट्रोल किया जा सकता है। बाबा रामदेव उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिए और पढ़ने के बाद लगातार योग करना चालू कर दिए। धीरे धीरे इन्होंने योग की मदद से ही अपने पैरालिसिस की अटैक के ऊपर काबू कर लिया और यहीं से बाबा रामदेव के जीवन में योगा से लगाव शुरू हो गया। बाबा रामदेव का पैरालिसिस अटैक के बाद स्कूल में मन नहीं लगा। ये अपने पिता राम निवास यादव को बिना बताए खानपुर के आर्ष गुरुकुल में पहुंच गए और उस गुरुकुल में एडमिशन ले लिया और यहाँ योग और संस्कृत की पढ़ाई करना शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद उसी गुरुकुल में एक लड़के की एंट्री होती है। यही लड़का आगे चलकर स्वामी रामदेव के साथ मिलकर पतंजलि का नींव रखने वाला था। इस लड़के का नाम था बालकृष्ण। वही बालकृष्ण जो आज पतंजलि कंपनी के 94% के मालिक और सीईओ हैं, जो इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। जब बालकृष्ण गुरुकुल आए तो इनकी दोस्ती बाबा रामदेव से हो गई। जहां एक मित्र की रुचि योग में थी, वहीं दूसरे मित्र की रुचि जड़ी बूटी यानी आयुर्वेद में थी। कुछ दिनों बाद बाबा रामदेव हिमालय की तरफ चले गए ध्यान करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वहाँ उन्होंने 3 साल तक गंगोत्री में बिताए। फिर साल 1993 में बाबा रामदेव हिमालय से नीचे उतरे और हरिद्वार में टिक गए और यहाँ अपने पुराने दोस्त बालकृष्ण से दोबारा मिले। जब बाबा रामदेव हिमालय में ध्यान कर रहे थे उस समय बालकृष्ण को एक नए मित्र मिले, आचार्य करमवीर। अब आगे यही तीनों मिलके पतंजलि की नींव रखने वाले थे। अब बाबा रामदेव हरिद्वार के गंगा किनारे ही 2-3 लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिए, जिसमें से एक व्यक्ति गुजरात का नामी बिजनेसमैन था और ये बाबा रामदेव को अपने साथ गुजरात लेकर जाता है और वहाँ पर एक कैंप ऑर्गेनाइज करता है, जिसके अंदर बाबा रामदेव 200 से अधिक लोगों को योग सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर समय आता है 4 अप्रैल साल 1995। उस समय बाबा रामदेव हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम के आचार्य शंकर देव जी से संन्यास दीक्षा लेते हैं और रामकृष्ण यादव बन गए स्वामी रामदेव।
और उसी आश्रम में आचार्य बालकृष्ण के साथ जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सीखते हैं और अगले कुछ सालों तक आसपास के इलाकों में साइकिल से घूम घूम कर अपने साथ आश्रम में बनाई हुई आयुर्वेदिक दवाई लोगों को बेचना शुरू कर दिए। और कुछ दिनों बाद बाबा रामदेव ने अपने दो साथी बालकृष्ण और कर्मवीर के साथ मिलकर एक दिव्य योग ट्रस्ट की शुरुआत की और इसी ट्रस्ट के जरिए इन्हें आचार्य शंकरदेव के आश्रम को संभालना था और उसी के साथ आश्रम का जो भी जमीन वगैरह था उससे भी मैनेज करना था। अब इसी तरह बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर ने यह डिसाइड करा कि अब से ये इसी आश्रम में लोगों को योग सिखाएंगे जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। साल 2000 आते आते बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर मुफ्त शिविर लगाने लगे जिसमें स्थानीय पुलिस, राजनेताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। ये वही समय था जहां से बाबा रामदेव ने सत्ता के दिग्गजों से दोस्ती करने की आदत डाल ली। फिर कुछ समय बाद बाबा रामदेव जाते हैं रिलीजियस ब्रॉडकास्टिंग चैनल संस्कार के पास और उन्हें 1.5 लाख रुपए देकर बोलते हैं मुझे सिर्फ सुबह 20 मिनट का एक टाइम स्लॉट दे दो। अब क्या था, इसी संस्कार चैनल के जरिए बाबा रामदेव सुबह सवेरे देश भर में लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिए और धीरे धीरे बाबा रामदेव हर घर तक पहुंचते गए। बाबा रामदेव ने एक हेल्थ रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया जिसके चलते छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग योग प्राणायाम करना शुरू कर दिए। धार्मिक चैनल से लेकर न्यूज चैनल तक बाबा रामदेव ने अपना विस्तार किया और आज एक ऐसा समय है जहां दिन के 24 घंटों में से 18 घंटा बाबा रामदेव किसी न किसी तरह से अलग अलग चैनल्स के जरिए दिखाई दे ही जाते हैं। जहां एक और बाबा रामदेव अपने योग के जरिए पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर बालकृष्ण जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाने में लगे हुए थे। एक्चुअली बालकृष्ण आश्रम में ही एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलना चाहते थे और उन्होंने दिव्य फार्मेसी नाम से एक क्लिनिक की शुरुआत करी और उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना शुरू कर दिए। जब बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी तो कई लोग देश के कोने कोने से उस आश्रम में आते, बाबा रामदेव से योग सीखते और आचार्य बालकृष्ण से आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर घर जाते। आगे कुछ सालों तक सब कुछ ऐसे ही चलते रहा। फिर बाद में फाइनली बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मिलकर द फादर ऑफ योगा महर्षि पतंजलि के नाम से पतंजलि कंपनी की शुरुआत कर दी। फिर इसके अंदर इन्होंने आंवला जूस, एलोवेरा जूस बनाना शुरू कर दिया और बाबा रामदेव ने इन जूसेस को अपने योग कैंप्स के जरिए इन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और अगले 6 सालों तक पतंजलि ने सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां ही बेची। फिर साल 2012 के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने FMCG प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए जिसके अंदर उन्होंने ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, घी, नूडल्स जैसी और भी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए। जहां 2011 में इस कंपनी ने 163 करोड़ कमाए थे, वहीं 4 साल बाद साल 2015 में ये नंबर्स बढ़कर 5000 करोड़ हो गए। अब ये कंपनी मार्केट्स के बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दे रही थी। फिर कुछ सालों बाद यानी जुलाई 2023 तक इस कंपनी की वैल्यूएशन 48,245 करोड़ हो चुकी थी। इस कंपनी की सक्सेस के पीछे के कारणों की बात करें तो उनमें से 3 मेन कारण है। पहला, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड कल्चरल रिजोनेंस। बाबा रामदेव का योग और आयुर्वेद के प्रति प्रचार ने पतंजलि को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज दी। ये ब्रांड भारतीय संस्कृति और स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करता था। दूसरा, अफोर्डेबल प्राइसिंग। पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर लॉन्च किया था जो आम जनता के बजट में फिट हो गए। यह स्ट्रेटेजी ने उन्हें मार्केट में तेजी से एस्टेब्लिश करने में मदद की। तीसरा, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट रेंज को बहुत ही डाइवर्सिफाई किया जिसमें पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, फूड प्रोडक्ट्स और होम केयर प्रोडक्ट्स शामिल थे। साथ ही उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जो हर शहर और हर गांव तक पहुंच गया और ऐसे ही पतंजलि धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। अब कोई व्यक्ति पॉपुलर होना स्टार्ट होता है और उसे कंट्रोवर्सी का सामना करना न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये एक ऐसा समय आ चुका था जब बाबा रामदेव के जीवन में एंट्री होती है कंट्रोवर्सी की। तुमको कोरोना होने वाला नहीं है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। इतने पागल लोग हैं कि अपने लड़के का लड़के के साथ ब्याह करोगे, बावड़ा हो रखा है। अब आंख बूंद करके लोग पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारे मोदी जी जैसा महान बावड़े कहीं के, पूरा WHO झूठ बोल रहा है, बेवकूफ कहीं के, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। पागल। ये भोंदू बाबा, ये पप्पू, तो हम इनको ठोक दे, इनकी ऐसी तैसी। हमको नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार, हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। बाबा रामदेव की लाइफ में कंट्रोवर्सी नाम की चीज पहले ही एंट्री कर चुकी थी, बट मेन और नोटिसेबल कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है साल 2015 से।
बात कुछ ऐसा है कि साल 2015 में पतंजलि आयुर्वेद अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में छा गया। लोग पतंजलि के केश कांति शैम्पू और आंवला जूस जैसे प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लेने लगे। हर तरफ बाबा रामदेव के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देने लगे, जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल और बीमारियों का इलाज बताया। ये अपना जो केश कांति अलग अलग प्रकार का शैम्पू और केश कांति ऑयल है, मिनरल ऑयल मैंने कहा था ना बालों में कभी मत लगाना, केश कांति ऑयल, केश कांति शैम्पू, इसका प्रचार करो। लेकिन कुछ महीने बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI को 33 कंप्लेंट मिली। इन कंप्लेंट्स में कहा गया कि पतंजलि के 21 एडवर्टाइजमेंट्स मिसलीडिंग है, जैसे कि केश कांति शैम्पू को 100% नेचुरल बताया गया था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान इनमें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स होने की पुष्टि की गई। आंवला जूस को पुअर क्वालिटी के कारण आर्मी कैंटीन यानी CSD ने इसे बैन कर दिया था। साल 2017 में जब पतंजलि आयुर्वेद ने अपने च्यवनप्राश का एक नया एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया, इस एड में पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बताया और इनडायरेक्टली डाबर के च्यवनप्राश को इन्फीरियर दिखाया। जो बोलना है वो बोल देंगे मैडम, आप चेक तैयार रखिए। एंड एक्शन। पेश है ये अद्भुत च्यवनप्राश, एक बार खाइए और 1000 गुना इम्यूनिटी पाइए। लीजिए। च्यवनप्राश का विज्ञापन करने वाले स्टार्स को मिलता है फीस के रूप में करोड़ों रुपए का चेक। थैंक यू। आपने चेक किया कि क्या मिला आपको च्यवनप्राश के रूप में? हमने करोड़ों रुपए बचाया और 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों से युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश बना है। यह एड देखते ही डाबर ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डाबर ने कोर्ट में अपील फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि का एड उनके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा रहा है और कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहा है। कोर्ट ने डाबर की बात मानी और पतंजलि को तुरंत ही अपना एडवर्टाइजमेंट बंद करने का ऑर्डर दिया। बाबा रामदेव ने कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए इस एड को हटा दिया और कहा, हमारा मकसद कभी भी किसी दूसरे ब्रांड को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हाईलाइट करना था। साल आता है 2020, जब बाबा के लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। बात कुछ ऐसा है कि साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, Every patient and every doctor during corona has a story to tell you because we are facing lots of issues. पेशेंट्स के रिलेटिव्स नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनको ये तक पता नहीं रहता कि हमारा पेशेंट की स्थिति क्या चल रही है, हमें वो अपडेट करना पड़ता है। फैमिलीज कहीं और क्वारंटाइन है, पेशेंट कहीं और है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वहीं बाबा रामदेव ने इस महामारी का फायदा उठाते हुए एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था कोरोनिल। कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है, यह हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया और जिन लोगों ने इसका सेवन किया, ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लेम किया, यह कोविड-19 का 100% क्योर है। क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। ये सुनते ही मीडिया और मेडिकल कम्युनिटी में हलचल मच गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने इस क्लेम को मिसलीडिंग और अनसाइंटिफिक बताया। गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि जब तक कोई प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स और एविडेंस नहीं मिलते, तब तक इस कोरोनिल को सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही बेचा जा सकता है। पाकिस्तान के बाद अब महाराष्ट्र ने भी पतंजलि की कोरोनिल दवाई पर पाबंदी लगा दी है। इन राज्य सरकारों का मानना है कि जब तक केंद्र सरकार इस दवा को हरी झंडी नहीं देती, तब तक इसकी बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। उत्तराखंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने भी पतंजलि को नोटिस भेजा और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा। कुछ लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाए, जबकि कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया। बाबा रामदेव ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना ही था। मई 2021 में जब भारत कोविड-19 की सेकेंड वेव से जूझ रहा था, बाबा रामदेव ने एक ऐसी टिप्पणी की जो काफी कंट्रोवर्शियल बन गई। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और बैंकक्रप्ट साइंस कहा। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। यह रिमार्क सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और मेडिकल कम्युनिटी में हलचल मच गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने इस टिप्पणी को इंसल्टिंग और इंसेंटिव बताया।
और बाबा रामदेव के खिलाफ डिफेमेशन नोटिस भेजा और उनसे 15 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा या फिर 1000 करोड़ का कंपेंसेशन देने को कहा। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को अपने स्टेटमेंट वापस लेने को कहा। बाबा रामदेव ने अपने स्टेटमेंट को वापस लेते हुए कहा कि उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे मॉडर्न साइंस और उसके प्रैक्टिशनर के प्रति कोई इल विल नहीं है। अगर मेरी इस टिप्पणी से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और एलोपैथी सिस्टम के बारे में कहे गए अपने बयान को वापस लेता हूं। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच पतंजलि आयुर्वेद को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए 53 कंप्लेंट्स मिली। पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स के एड में एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए गए थे, यानी इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, जो कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहे थे। जैसे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को बीमारियों का इलाज बताया था, वो भी बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के। और तो और इनके पतंजलि के प्योर काऊ घी भी फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक दुकान से बाबा रामदेव के प्योर काऊ घी का सैंपल लिया गया था। इसके बाद जब इसे राज्य सरकार के लैब में इस सैंपल को जांच के लिए भेजा गया तो पतंजलि प्योर काऊ घी में न केवल मिलावट मिलती है बल्कि इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी पाया जाता है। इस चीज को लेकर बाबा रामदेव ने जवाब देते हुए कहा कि पतंजलि के घी को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है। खैर, ऐसी कंट्रोवर्सी तो पतंजलि के साथ चलती आ रही है, बट यहाँ सवाल यह है कि क्या सिर्फ पतंजलि ही मिसलीडिंग एड चलाती है या और भी FMCG कंपनियां हैं? जरा आप ये बताना, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो फेयर हैंडसम, फेयर एंड लवली जैसे फेस क्रीम लगाकर कालिया से आलिया बन गए हो, और कितने लोग कॉम्प्लान बॉर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट पीकर अपनी हाइट बढ़ाई हो? क्या सच में माउंटेन ड्यू पीने से डर भाग जाता है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें स्टिंग पीने से एनर्जी मिल गई हो, और कितनों की केस घनी, लंबी और काली हुई है केस किंग जैसे हेयर ऑयल लगाकर? ये सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो और क्या है? जरा इनके ऊपर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।